हेलो फ्रेंड्स, इंडी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी 500 टॉप एमसीक्यूज को हम लोग हल कर रहे हैं। ये सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 500 सवालों को हल कर लेंगे तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए, आप यूपी स्पेशल आपकी एकदम अच्छे से तैयारी हो जाएगी अगर ये टॉप 500 सवालों को आपने हल कर लिया है। क्योंकि ये पिछले 30 वर्षों से जो भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सब पीवाईक्यू के रूप में है। देखिए, ये 500 सवाल कहाँ से लिए गए हैं? सभी परीक्षा संस्थाओं से लिए गए हैं जो एग्जाम यूपी में कराते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यूपी में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं आगामी और बेसिक जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले वीडियो में 86 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब 87 से शुरू करते हैं। इसमें सवाल है, उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में वर्षा किसके कारण होती है? ठंड का मौसम का मतलब यहाँ नवंबर और दिसंबर में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है वो पूछ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ, मानसूनी हवाएं, शुष्क हवाएं, व्यापारिक हवाएं। तो किस कारण से यहाँ पर नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है? आप वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है आपका ए ऑप्शन है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? देखिए, शीतकाल में भूमध्य सागर के पास जो है उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो पवनें वहां से चलती हैं निम्न वायुदाब की क्षेत्र की ओर, यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पवनें चलती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। और चूंकि इनकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है इसलिए इनको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। नवंबर दिसंबर में जो वर्षा होती है उत्तर भारत में उसका कारण यही है। और जो यह वर्षा होती है ना वो रबी की फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। रबी की फसल के लिए देखिए ऑप्शन बी दिया है, मानसूनी हवाएं। जो ग्रीष्म काल में भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है, उसका कारण मानसूनी हवाएं होती है। शुष्क हवाएं यहाँ पर फरवरी के बाद आरंभ होती हैं। व्यापारिक पवनें भारत में नहीं चलती हैं। अगला 88वां सवाल, उत्तर प्रदेश की जलवायु है कैसी जलवायु है? ऑप्शन देखिए दिया है टुंड्रा, बी ऑप्शन है शुष्क मरुस्थल, सी है समशीतोष्ण महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय मानसून। भारत की जलवायु कैसी है? बहुत ही सरल और सिंपल सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आप बताइए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? इसमें से जो ऑप्शन सही हो डी है। कैसे? भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी जलवायु है। और अगर कटिबंध की बात करें तो भारत 2 कटिबंध में आता है, शीतोष्ण में भी आता है और उस कटिबंध में भी आता है। चूंकि ये मानसूनी हवाएं दक्षिण की तरफ से आती हैं उत्तर भारत में, इसलिए यहाँ पर उष्ण होता है, यानी कि गर्मी अधिक होती है। तो इसलिए जो भारत का मानसून है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है और यहाँ की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है। टुंड्रा प्रदेश आप जानते ही हैं, जहां पर अधिक जो है उच्च अक्षांशों में टुंड्रा प्रदेश जहां पर शीतकाल बहुत अधिक होता है। शुष्क मरुस्थल आप जानते हैं, भारत में भी हालांकि शुष्क मरुस्थल का क्षेत्र है। जैसे थार का जो रेगिस्तान है राजस्थान वाला, वहां शुष्क मरुस्थलीय जलवायु भी पाई जाती है। लेकिन अधिकांश भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं, बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बुंदेलखंड मिट्टी मतलब कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहा है। पश्चिमी मैदान, गंगा के मैदान, तराई क्षेत्र, दक्षिणी पठार। तो कहाँ पाई जाती है? आप वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए। यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो दक्षिणी पठार। क्योंकि बुंदेलखंड मिट्टी का मतलब ये है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है, झांसी और उसके आसपास क्षेत्र जैसे ललितपुर हो गया, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ये जो क्षेत्र हैं बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाते हैं, जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हैं जिले। और वहां पर जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? लाल मिट्टी, ज्यादातर लाल, और कुछ जगहों पर काली मिट्टी भी पाई जाती है। लाल मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसका निर्माण जो है
पठारी क्षेत्रों के जो छोटी चोटियां थी उनको घिसने पिटने से हुआ है। तो ये पठारी क्षेत्र दक्षिण का पठार है। पूरे उत्तर प्रदेश में पठारी क्षेत्र केवल दक्षिण में है और कहाँ पर, बुंदेलखंड क्षेत्र में है। तो दक्षिणी पठार में बुंदेलखंड मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही डी होगा आपका। देख लीजिए ये वाला है ऑप्शन में, देखिए ये सब पूरा एरिया ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज का दक्षिणी वाला हिस्सा जो कि सब मध्य प्रदेश से लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिहार से लेकर के यहाँ गुजरात तक एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी। अब यही पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी है, ये पठारी क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में कौन सा सही है? राकर मिट्टी जो है उसको राकड़ भी कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? वही बुंदेलखंड क्षेत्र में। जो लाल मिट्टी होती है उसको राकड़ या जो है राकड़ मिट्टी कहते हैं। बुंदेलखंड और झांसी वाला बेल्ट जो भी हम लोगों ने चर्चा किया, इसको पड़वा मिट्टी भी कहा जाता है। पड़वा या परवा भी कहा जाता है। तो ये पड़वा हो जाएगा यहाँ पर। तो अब बताइए ऑप्शन में से कौन सा सही है? ए सही होगा। यहाँ पर फिलहाल ए सही होगा। इसको पड़वा मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें 30% एल्युमिनियम होता है। ये सही नहीं है ऑप्शन। यहाँ तिल और चना जैसी फसलें उगाई जाती हैं, ये भी सही है, सी भी सही है। तो यहाँ पर ए और सी सही हो रहा है फिलहाल। डी सही नहीं है, सिलिका नहीं होता इस मिट्टी में। मैदानी क्षेत्रों में सिलिका पाया जाता है। ये तो यहाँ पर ए और सी दोनों सही होगा। तो देखिए कुछ और चर्चा कर लेते हैं। पड़वा या परवा मिट्टी भी इसको कहा जाता है। लाल मिट्टी पाया जाता है। क्यों लाल होता है? क्योंकि ये पत्थरों के घिसने पिटने से अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो है लोहे की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसमें फेरस अधिक पाया जाता है, जिस वजह से इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। और चूंकि सबसे कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसी फसलें नहीं उगाई जा सकती जिनके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती हो या अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती हो। अब तिल और चना जैसी फसलें, दलहन और तिलहन फसलें ही यहाँ उगाई जाती हैं, क्योंकि इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अपेक्षाकृत यहाँ का जो मिट्टी है उपजाऊ उतना नहीं है जितना मैदानी क्षेत्र का होता है, इसलिए यहाँ पर अन्य फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। तिलहन और दलहन फसलें ही मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। अगला सवाल है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपरी गंगा का मतलब जब उत्तराखंड से गंगा नदी प्रवेश करती है यूपी में, तो वहां की चर्चा हो रही है, उसको कहा जाता है ऊपरी गंगा क्षेत्र। यह की क्षेत्र केंद्रीय तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। तो ये सही है। इस क्षेत्र में गहनता 130% से अधिक और कृषि गहनता 140%, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो कौन सा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन सही है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखता किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल एवं काली मिश्रित मिट्टी। तो बताइए, बहुत सरल सवाल है, बता ले जाएंगे इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होना चाहिए, जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। दोमट मिट्टी क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्रों का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई दोमट मिट्टी से हुआ है। जल के द्वारा ढो ढो कर लाई गई, इसलिए इनको जलोढ़ कहा जाता है। जब दोमट मिट्टी में थोड़ी बालू की मात्रा बढ़ जाती है, उसको बलुई दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। यह नदी के किनारे वाले क्षेत्र और जहां नहर इत्यादि होते हैं वहां ये पाई जाती है। सबसे जो अधिक विस्तार है वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ही क्या कह सकते हैं,
पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तक का जो क्षेत्र है वो सब के सब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में उतना नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। काली काली मिश्रित इसका विस्तार केवल दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में है, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में ही है, थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान का कारण है कि के निकट स्थित है। किसके निकट है? कर्क रेखा के निकट है, इस वजह से वहां तापमान उच्चतम रहता है। नेपाल सीमा के निकट है, इस वजह से वहां तापमान अधिक रहता है। विकल्पों में से कोई नहीं। भूमध्य रेखा किसके निकट होने के कारण वहां पर तापमान अधिक है, ये आपको बताना है। तो अगर पृथ्वी देखेंगे इस तरीके से आकार है, तो ये बीच की जो रेखा है उसको कहा जाता है कर्क रेखा, इक्वेटर लाइन। अब कर्क रेखा के नजदीक तापमान अधिक उच्च होता है। जो क्षेत्र या जो स्थिति जिसकी कर्क रेखा, सॉरी ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा के जो नजदीक जितना भी कोई स्थान होगा वहां पर तापमान अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। अगर भारत की बात कर लें तो भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। और भारत में जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में है। अगर नजदीकी देखा जाए तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, क्योंकि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, इसलिए यह नजदीक पड़ता है उत्तरी भाग की अपेक्षा, कहीं न कहीं जो है विषुवत रेखा के नजदीक पड़ता है। इस वजह से यहाँ तापमान थोड़ी अधिक होती है उत्तर और मध्य उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होना चाहिए। इस वजह से एक और आप कारण कह सकते हैं यहाँ का तापमान अधिक होने का, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र जो पठारी है, थोड़ा बहुत पर्वतीय क्षेत्र है और कठोर धरातल यहाँ पर है, इसलिए गर्म जल्दी हो जाता है। गर्म जल्दी, धरातल कठोर है, थोड़ी पहाड़ियां और पठारी क्षेत्र की वजह से तापमान यहाँ का अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में फसलें इत्यादि होती हैं, वहाँ कृषि होती है, वहाँ वनों का भी विस्तार ठीक ठाक है, तो वहाँ हरियाली की वजह से वहाँ तापमान उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ जल के स्रोत भी, नदियां इत्यादि भी हैं। जबकि इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, नदियों का विकास उतना नहीं हो पाया है, तो ये कारण और बन सकता है यहाँ पर अधिक उच्च तापमान होने की। अगला सवाल देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया है। कितने आर्थिक क्षेत्र में? 9। सही है क्या? दूसरा है, उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो क्या 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? अब बताना है कौन सा सही है इसमें से। तो इसमें से देखिए दोनों कथन सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक क्षेत्र है ना, वो मुख्य रूप से 4 हैं। आर्थिक क्षेत्र मुख्य रूप से 4 हैं। अभी हम इसको मैप में बताएंगे कहाँ कहाँ पर है। अगर देखिए दूसरा जो यहाँ पर कथन है कृषि जलवायु क्षेत्र, तो कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है उत्तर प्रदेश में। कृषि जलवायु, या इसको कहेंगे सस्य जलवायु भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में आ जाए सस्य जलवायु क्षेत्र, तो इसका मतलब भी कृषि ही होता है। सस्य का मतलब फसल होता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही नहीं है। अभी हम लोग देख लेते हैं 4 आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनको इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 ना तो 2, दोनों सही नहीं है। देखिए अब इसको यहाँ पर देखा गया, बांटा गया है। एक तो ये वाला हिस्सा, ये पूरब वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और इसकी इधर पश्चिम वाला हिस्सा कहा जाता है, इसको पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र। और ये बीच का हिस्सा, ये जो है इधर वाला, इसको कहा जाता है मध्य या केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और ये नीचे वाला जो हिस्सा, ये वाला जो बुंदेलखंड और एमपी से लगा हुआ है इधर, इसको कहा जाता है दक्षिण या पठारी आर्थिक क्षेत्र,
पठारी या इसको कहा जाता है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र, इसको इस नाम से भी जान सकते हैं। देखिए सबसे अधिक जो विकास हुआ उत्तर प्रदेश में, अगर आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो सबसे अधिक विकास पश्चिम में हुआ है, पश्चिमी क्षेत्र में। यह औद्योगिक और आर्थिक रूप से विकसित है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य वाला क्षेत्र, तीसरे नंबर पर है पूर्वी यूपी वाला क्षेत्र, और चौथे पर सबसे कम जो विकास हुआ है वो दक्षिणी वाले पठारी क्षेत्र में यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जो है मैदान नहीं है, सबके सब क्या पठारी क्षेत्र है। जलवायु भी यहाँ की अच्छी नहीं है, वर्षा अधिक नहीं हो पाती है, फसलें इत्यादि नहीं हो पाती है, समतल भूमि का अभाव है। तो इस तरीके से ये आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। तो ये भी ऑप्शन में पूछा जाता है क्रम से लगाने के लिए। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में चारागाह, चारागाह का मतलब वही सस्य जलवायु, सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो अभी हम लोगों ने देखा कितने, 9 आर्थिक जलवायु क्षेत्र हैं। अगला सवाल है निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी अधिकांश मात्रा में पाई जाती है, वही बताना है आपको। काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, आप बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। देखिए सबसे अधिक जो मिट्टी है बुंदेलखंड क्षेत्र में वो लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसको पड़वा या परवा भी कहा जाता है, लाल मिट्टी। इसको भोंटा भी कहा जाता है, भोंटा, भोंटा भी कहा जाता है। अब जो दूसरी मिट्टी थोड़ी बहुत पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, ये काली मिट्टी, काली। तो यहां पर ऑप्शन नजदीकी ऑप्शन ए सही होगा, जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। हालांकि कछारी मिट्टी ही जो काली मिट्टी को कहा जाता है, लेकिन ये दोनों नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ज्यादा सही होगा। स्पष्ट रूप से अगर यहाँ पर लाल मिट्टी दिया होता तो ज्यादा सही था, लेकिन अगर हम लोग इसको लगाएंगे तो ए को लगाएंगे। अगला है उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भावर क्षेत्र में, तो भावर क्षेत्र कहाँ पर है आपको पहले तो ये जानना चाहिए कि तब आप बता पाएंगे कि वहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए है महीन जलोढ़, बी है दलदली, सी है कंकरीली व पथरीली, और डी ऑप्शन है भूरी मिट्टी या भूरे लिखा हुआ यहाँ पर। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। भावर क्षेत्र, पहले तो आपको ये जानना होगा भावर क्षेत्र कहाँ पर है, तब आप जान सकते हैं। हम थोड़ा सा क्लू दे रहे हैं, भावर क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तर में है। तो आप बताइए यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जा सकती है। तो देखिए ऑप्शन इसमें से जो सही होगा वो सी सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है वह कंकरीली व पथरीली होती है। अब कैसे होती है इसका कारण भी हम बताते हैं आपको मैप में। देखिए ये जो उत्तराखंड है यहाँ पर, ये उसके बाद ये नेपाल का क्षेत्र है, और आप जानते हैं कि यहाँ तक उत्तर प्रदेश की सीमा तक उत्तराखंड और नेपाल तक हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर चोटियां बनी हुई हैं। अभी जब चोटियां हैं तो यहाँ से क्या निकलते हैं आप जानते हैं, सदा नीरा या सतत वाहिनी नदियां निकलती हैं जो कि वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। गंगा, यमुना, आपका घाघरा, गंडक, ये सब सारी नदियां निकलती हैं यूपी बिहार से। तो जब ये नदियां निकलती है ना, तो आरंभ में इनकी गति तीव्र होती है। क्योंकि हमने बताया था ये नदियां जब इनकी गति तीव्र होती है तो रास्ते में जो भी पत्थर और कंकड़, जो भी बजरी इनके रास्ते में आता है, सबको तोड़ फोड़ते हुए बहा कर ले चलती है। जब चलती हैं तो जब तक इनकी स्पीड तेज होती है तब तक ये बहाती हैं, आगे लुढ़काते हुए चलती हैं, और जैसे धीरे धीरे इनकी गति मंद होती है तो उसको यहीं पर किनारे पर छोड़ती हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में
उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये जहां नेपाल उत्तराखंड लगा हुआ है, तो यहाँ पर वही कंकड़ पत्थर ये लोग छोड़ देते हैं नदियां यहाँ की। जब छोड़ती चलती हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर वो ऊंचाई बनती गई है कंकड़ पत्थरों का। अभी जो कंकड़ पत्थरों का ऊंचाई बनता गया है तो जो जल है ना इनके नीचे से निकल जाता है। यहाँ पर नदियों का जल नहीं दिखता है, दिखता है कि नदी बह रही ही नहीं, यहाँ पर नदियां है ही नहीं, क्योंकि उन पत्थरों के नीचे से नदी प्रवाहित होकर के आगे चली जाती है। और आगे जब पहुंचती है तब ये जो यूपी के जो जिले हैं नेपाल से लगे हुए हैं ना, ये यहाँ पर नदियों का जल दिखता है। और जब दिखता है तो यहाँ पर स्पीड बहुत कम हो जाती है, क्योंकि समतल क्षेत्रों में आ गई, मैदानी क्षेत्रों में जब इनकी गति धीमी हो जाती है तो जल का ठहराव होने लगता है। जल तेज गति बढ़ने की अपेक्षा वहां मंद पड़ने लगता है, तो नदियों का बहाव क्षेत्र अधिक फैल जाता है, अधिक दूरी तक। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाढ़ की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और ये क्षेत्र जो हमेशा तरी वाला रहता है, यहाँ पर क्या होता है, जल हमेशा भरा रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। ये तराई क्षेत्र हो गया। और इधर भाबर क्षेत्र, भाबर के बाद तराई। तो ये पहले ऐसे क्या हो जाएगा आपका, इधर अभी हम इसमें दिखाते हैं दूसरे पेज में, ये हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर कंकड़ पत्थर है, तो इस तरीके से ये भाबर हो गया, भाबर हो गया। अब यहाँ से जहां नदियां दिख रही हैं जल इसका यहाँ पर, तो ये तराई वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, तो यही तराई वाला क्षेत्र है जो आपका पीलीभीत से लेकर के पूरब में महाराजगंज कुशीनगर तक ये तराई वाला क्षेत्र। यहाँ पर बाढ़ बहुत अधिक आती है, तो आप देखते होंगे कि वर्षा काल में सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच ये सब हमेशा पानी में डूबे रहते हैं। तो यही कारण है यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, कंकरीली पथरीली। यही भाबर के बारे में यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है। संभवतः आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो कहां पर, सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुर में, मिर्जापुर झांसी में, अमरोहा मुरादाबाद में। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो हम लोगों ने चर्चा किया दक्षिणी या पठारी क्षेत्र में, उसको कहा जाता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र में कहा जाता है। तो ये आप बताइए बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो आप पकड़ ही ले जाएंगे। ये आपका हो जाएगा मिर्जापुर और झांसी वाला क्षेत्र, यही है झांसी वाला क्षेत्र बुंदेलखंड, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल है, लवण प्रभावित मिट्टियां मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पाई जाती है। लवण प्रभावित मिट्टियां आगरा एवं अलीगढ़, मेरठ व मुरादाबाद, बस्ती व गोरखपुर, झांसी व चित्रकूट। तो किस ऑप्शन में आपका सही होगा, लवण प्रभावित मिट्टियां उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, आगरा एवं अलीगढ़ में। अब देखिए ये थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। अभी मैप में हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आगरा और अलीगढ़, ये देखिए अलीगढ़ मंडल है और ये आपका आगरा मंडल है। चूंकि ये जो क्षेत्र है ना आंतरिक भाग में, उत्तर प्रदेश के आंतरिक भाग में है। अब जो यहाँ का वर्षा जल होता है ना वो बहकर बाहर नहीं जा पाता है, वर्षा होती है तो जल यहीं पर रुकने लगता है, क्योंकि इनका बहाव क्षेत्र बाहर की तरफ है ही नहीं। तो ये वर्षा का जल यहीं रह जाता है। अब धीरे धीरे वर्षा के जल में क्या होता है, लवण की मात्रा होती है। अब लवण धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर जमने लगता है, क्योंकि बहाव बाहर नहीं हो पाता है। यहाँ से जब लवण धीरे धीरे जमने लगता है, रिस रिस कर अंदर जाने लगता है। एक तो ये कारण होगा, दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो जुताई की जाती है वो केवल एक निश्चित गहराई तक ही किया जाता है। ऊपर ऊपर जुताई करेंगे, फिर से वही मिट्टी पलटेंगे और फिर से जुताई होगी, फिर से फसल लगाई जाएगी, फिर से जब फसल पकेगी, फिर से फसल की कटाई होगी, फिर से वही जुताई होगी। तो बार बार वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो सिंचाई होती है वो नहरों के द्वारा अधिक होती है, तो जिससे भी लवणता अधिक हो जाती है। तो यही कारण है, 2-3 कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर लवण से प्रभावित मिट्टियां पाई जाती है, क्योंकि यहाँ निकासी का साधन नहीं है, जल निकासी की कोई सुविधा है ही नहीं, जल जो वर्षा वाला बाहर निकल कर नहीं जा पाता है। तो ये कारण यहाँ पर ये है।
अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? बांदा, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप बताइए ऑप्शन देख करके। बहुत बार यह सवाल पूछा गया है, नया सवाल नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो गोरखपुर होगा। गोरखपुर में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 185 सेंटीमीटर के आसपास होती है। औसत जो वर्षा यहाँ 185 सेंटीमीटर होती है। ये क्यों गोरखपुर में वर्षा होती है? अभी हमने चर्चा किया था तराई वाले बेल्ट के बारे में। देखिए अभी हम मैप में आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। तो गोरखपुर सबसे पहले देख लीजिए कहाँ पर है। गोरखपुर ये जिला है आपका, ये वाला जिला। यहाँ पर क्यों वर्षा होती है? तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो है हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है। अब यहाँ से जो पवन चलती है ग्रीष्म काल में, जो मानसूनी पवन आती है तो दो दिशाओं से आती है। एक तो आती है कि अरब सागर की तरफ से इधर से आती है, और दूसरी आती है बंगाल की खाड़ी की साइड से आती है। तो उत्तर जो है उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। तो यहाँ से जब वर्षा पहुंचती है ना तो धीरे धीरे इसकी दिशा पश्चिम की ओर, बिहार से पश्चिम की ओर हो जाती है। और जब ये पहुंचती इधर तो इधर क्योंकि उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं तो यहाँ से टकरा जाती है, फिर से यहाँ घूम आती है। जब घूम कर आ जाती है तो यहीं पर किनारे पर अधिक वर्षा कराती है, क्योंकि टकरा कर जब वापस लौटती हैं तो यहीं पर बार बार वर्षा कराती हैं। और चूंकि ये तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है तराई वाले क्षेत्र में होती है, और तराई वाले क्षेत्र के नजदीक ही ये पड़ता है गोरखपुर, इसलिए गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, सबसे अधिक वर्षा होती है तराई वाले बेल्ट में, ये बेल्ट हो गया। दूसरे नंबर पर पूर्वी यूपी में होती है सबसे ज्यादा वर्षा, ये दूसरा नंबर पूछता है भाई इस सवाल को। उसके बाद मध्य यूपी में तीसरे नंबर पर होता है। चौथे नंबर पर होता है पश्चिम यूपी में, और सबसे पांचवें नंबर पर सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण और पठारी वाले क्षेत्र में, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। तो संभवतः ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा।